जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे BSKG बुक के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है मंत्रिपरिषद। इससे पहले हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो और हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको इग्नो के शॉर्ट असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी है, जिससे बनाकर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है मंत्रिपरिषद और इसमें हम जानेंगे मंत्रिपरिषद है उसका परिचय जानेंगे कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की संस्कृति थी उसमें मंत्रिपरिषद का क्या रोल था। मंत्रिपरिषद की संख्या के बारे में जानेंगे, मंत्रिपरिषद की योग्यताओं के बारे में जानेंगे और जो मंत्रिपरिषद थे उसके क्या कर्तव्य थे उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्वेश्चन आंसर की मदद से। आप दिए गए क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आप श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 10 मंत्रिपरिषद। इसमें इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये चैप्टर किस बारे में है तो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था थी में मंत्रिपरिषद शासन का वह अनिवार्य अंग थी जो राजा को नीतियों के निर्माण, प्रशासनिक निर्णय और जटिल राजक्रमों के निष्पादन में मार्गदर्शन प्रदान करती थी। जैसे जैसे राज्य का आकार बढ़ा और जन कल्याण संबंधी दायित्व विस्तृत हुए, यह स्पष्ट हो गया कि राजा अकेला सभी कार्य नहीं संभाल सकता। जैसा कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में दिखाया गया है, राज्य व्यवस्था थी तो जो व्यवस्था थी वो कितने प्रकार की थी? 3 थी, राजतंत्र और एक क्या था पितृसत्तात्मक और अगला क्या था लास्ट तो था गणतांत्रिक, जो अभी भारत में प्रेजेंट में चल रही है। इसकी क्या है टाइम टू टाइम इसके रोल चेंज होते गए। अभी जानेंगे क्या है कि अगर प्राचीन भारतीय व्यवस्था की बात करें तो उसमें क्या था कि राज व्यवस्था थी परंतु अकेला क्या था राजा सत्ता को नहीं संभाल सकता था। तो उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए थे? मंत्रिपरिषद भी चाहिए थे, सेना भी चाहिए थी, मतलब छोटे से लेकर बड़े लेवल तक उसको कर्मचारी, सेना और मंत्री सब चाहिए थी, उसकी व्यवस्था थी। तो इसमें आगे देखते हैं इसी आवश्यकता से मंत्री अमात्य जैसे पदों का विकास हुआ और आगे चलकर सुव्यवस्थित स्वरूप में मंत्रिपरिषद का उद्भव हुआ, विकास हुआ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजकार्य को 3 रूपों प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय में विभाजित किया है। चूंकि राज्य के अनेक कार्य प्रत्यक्ष रूप से राजा तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए परोक्ष और अनुमेय विषयों पर निर्णय के लिए योग्य मंत्रियों की आवश्यकता अनिवार्य मानी गई। तो क्या है कि राजा हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो उसे क्या है कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसको जानकारी तो चाहिए कि किस विभाग में क्या चल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो उसके लिए उसको क्या है मंत्रियों की आवश्यकता पड़ी, गुप्तचरों की आवश्यकता पड़ी। कौटिल्य का मत था कि जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, वैसे ही राजा के बिना मंत्री और मंत्री के बिना राजा अधूरा है। तो जैसे क्या एक दूसरे को ये क्या हो गए पूर्ण रूप हो गए, जैसे राजा के बिना मंत्री और मंत्री के बिना राजा राज नहीं चला सकता, वैसे ही है अर्थशास्त्र, शुक्र नीति और स्मृतियों और अन्य राजशास्त्रीय ग्रंथों में मंत्रिपरिषद के स्वरूप, भूमिका और उसकी प्रशासनिक उपयोगिता का विस्तृत वर्णन मिलता है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह परिषद प्राचीन काल का वह संस्थागत ढांचा थी जिसने साझा विचार, विवेकपूर्ण निर्णय लिए और सहयोगी शासन की नींव रखी। तो धीरे धीरे क्या है शासन का रूप है जो सुधरता गया और बाद में आते आते राजतंत्र, फिर पितृसत्तात्मक, फिर क्या हो गया गणतांत्रिक रूप हो गया और धीरे धीरे आगे भी क्या है सुधर ही रही है। तो अब आगे आने वाले हजारों वर्षों बाद कोई पढ़ेगा तो वो हमारे इतिहास को पढ़ेगा कि प्राचीन काल में कैसे है, हम सैकड़ों साल पुराने इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार क्या है, अगर अब बात करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन की, मंत्रिपरिषद का परिचय दीजिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसे क्या और क्या सकता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, आंसर हमें यही देना है कि मंत्रिपरिषद का परिचय। कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में मंत्रिपरिषद शासन संरचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कौटिल्य इसे केवल सलाहकार समूह नहीं बल्कि राज्य संचालन का बौद्धिक आधार मानते हैं। उनका मत था कि राज्य की स्थिरता, सुरक्षा, उन्नति एक सुव्यवस्थित और कुशल मंत्रिपरिषद पर निर्भर करती है। मतलब उनका मानना क्या था कि ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर है एक राज्य का, अगर ये कमजोर हो गया तो मतलब राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगर उसका मंत्रिपरिषद अच्छा है, स्थिर है, सुरक्षित है, उन्नति है, उसका मतलब कुशल है, उसको ज्ञान है, तो क्या करेगा मतलब एक स्ट्रॉन्ग राज्य का निर्माण कर सकता है।
कौटिल्य के अनुसार क्या क्या पॉइंट रखे उन्होंने अपने जो मंत्रिपरिषद के बारे में। परिषद का गठन ऐसे हो कि जो व्यक्ति है ना उसमें, जिनकी बुद्धि, उनके अनुभव, उनका नैतिक आचरण और राजभक्ति पर पूर्ण विश्वास किया जा सके, ऐसे लोगों को मंत्री बनाओ जिस पर पूरा विश्वास हो, उनको अनुभव हो, उनकी बुद्धि अच्छी हो, उनका नैतिक आचरण अच्छा हो। राजा को बड़े निर्णय मंत्रिपरिषद के साथ विचार विमर्श करके लेने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई फैसला ले राजा जो बड़े विषय हों तो उसको क्या है मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श करने चाहिए। संदेहपूर्ण मामलों में बहुमत की राय सर्वोत्तम मानी जानी चाहिए। परिषद के कार्य गुप्त रखे जाना आवश्यक है क्योंकि शत्रु को नीति रहस्य का पता चलना राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब जो भी बात हो गुप्त हो, किसी के बाहर नहीं जानी चाहिए। कौटिल्य ने यह भी उल्लेख किया है कि इंद्र देवता का सहस्त्राक्ष होना प्रतीकात्मक है। उनकी मंत्रिपरिषद में अनेक बुद्धिमान सदस्य थे जो उनके नेत्र कहे गए। यह उदाहरण दर्शाता है कि राजा की शक्ति दरअसल उसके मंत्रियों की सामूहिक बुद्धि से बढ़ती है। तो मतलब ये क्या है कि राज्य की शक्ति और जो राजा की शक्ति है उसका मतलब विवरण कहाँ से मिलता है। अगर उसकी मंत्रिपरिषद मजबूत है तो राजा भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर कौटिल्य की दृष्टि में मंत्रिपरिषद शासन का बौद्धिक इंजन थी जो नीति निर्णय, परामर्श, संकट प्रबंधन और राज्य उन्नति में केंद्र की भूमिका निभाती थी। जो एक राज्य का ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, वो क्या है मंत्रिपरिषद डिपेंड करता है कि उसका कैसा निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद की संख्या पर प्रकाश डालिए। प्रशासन में कितने मंत्रियों की आवश्यकता होती है, विस्तृत वर्णन दीजिए। तो हमने अलग अलग पढ़ा है, जैसे देखा होगा हमने वैदिक काल से लेकर और अभी तक, तो जैसे जैसे स्टडीज आ रही हैं उनमें अलग अलग मंत्रिपरिषद बताए गए हैं, किसने कितने बताए हैं वो इसी उत्तर में देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मंत्रिपरिषद की संख्या को लेकर एक समान मत नहीं मिलता। विभिन्न आचार्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न संख्याएं बताई हैं। मनु ने 12 मंत्रियों की बात कही है, बृहस्पति ने 16 मंत्रियों की बात कही है, शुक्राचार्य ने 20 मंत्री का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। तो मतलब ये क्या है कि कहीं इसकी समानता नहीं है, सभी ने अपने अपने हिसाब से मंत्रियों की संख्या डिसाइड की है। तो इनका नंबर आप थोड़े याद कर लीजिएगा, जो आपको लिखने में आसानी होगी, थोड़ा कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा। टीचर को लगेगा कि भाई हाँ बच्चे को याद है और उन्होंने अच्छा लिखा होगा और अच्छे आपको मार्क्स प्राप्त होंगे। इन मतों में विविधता का कारण राज्य का आकार, कार्यों की मात्रा और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। कौटिल्य इस विषय में लचीलापन रखते हैं। वे किसी निश्चित संख्या पर जोर नहीं देते। उनके अनुसार संख्या राज्य की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। यदि राज्य छोटा हो तो कम मंत्री भी पर्याप्त हो और बड़े राज्य के लिए संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो कौटिल्य का क्या विचार था कि उनके हिसाब से क्या है, मंत्री ये नहीं है कि भाई हाँ ये डिपेंड है कि 20 ही मंत्री हो, 15 ही मंत्री हो। उनके हिसाब से क्या है, जैसे राज्य हो उसकी जरूरत हो उसके हिसाब से उसके मंत्री डिसाइड कर सकते हैं। शुक्राचार्य ने 8 मुख्य मंत्रियों और 10 सहायक मंत्रियों का भी उल्लेख किया है जिससे परिषद का काम सुचारू रूप से चल सके। निष्कर्ष यह है कि मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित नहीं थी, बल्कि उसे राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता था। तो ये था कि मंत्रियों की संख्या से रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन। आप अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसमें देखकर लिख सकते हैं। मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए निर्धारक मानकों का प्रकाश डालिए, मंत्रियों की योग्यता पर विस्तृत विवरण दीजिए, चर्चा कीजिए। तो इसकी क्या है, मंत्रियों की योग्यता जो है वो हमारा मेन टॉपिक है। किसी भी संगठन या शासन व्यवस्था में उपयुक्त पदाधिकारी का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि अयोग्य व्यक्ति दायित्व संभाल ले तो प्रशासन की विघटन अव्यवस्था की संभवता बढ़ जाती है। यदि किसी भी राज्य में उसके जो मंत्री है अगर उसके चयन में गलती हो गई तो मतलब राज्य को बहुत बड़ा नुकसान है। यदि उसको सेना का कार्यभार दे दिया तो सेना को नुकसान, वित्त का दे दिया तो वित्त का, मतलब जो भी कार्य में जाएगा अगर अयोग्य मंत्री है तो वह नुकसान ही करेगा। इसी कारण प्राचीन भारतीय राजनीति में मंत्रियों के चयन हेतु विशिष्ट योग्यताओं को आवश्यक माना गया। कौटिल्य, शुक्राचार्य, अन्य प्राचीन राजनीतिक चिंतकों ने मंत्रिपरिषद के लिए विस्तृत मानक निर्धारित किए हैं। तो उनके क्या है, जैसे कि कोई फौज में भर्ती हो रहा है, सैनिक भर्ती हो रहा है, तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं ना कि भाई हाँ ये इतनी दौड़ पार कर लेगा, इतनी पुशअप्स कर लेगा, इतनी चिनअप कर लेगा, तभी इसको हम, अगर मेडिकली फिट होगा तभी हम इसको सेना में लेंगे। अगर उसमें कुछ कमी आती है तो वो नहीं लेते हैं। कौटिल्य द्वारा मंत्री की योग्यता, कौटिल्य ने क्या बताया है मंत्री में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार मंत्री को सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, श्रेष्ठ कुल में जन्मा हो, धर्म का समुचित ज्ञान रखता हो, समरणशील, बुद्धिमान, विवेक युक्त हो, निर्भीक हो, सत्यनिष्ठ हो, आकर्षक व्यक्ति वाला हो, राजा और राज्य के प्रति ईमानदार तथा निष्ठावान हो। अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण, चतुर्थ अधिकरण, चौथे अधिकरण में कौटिल्य मंत्रियों की विस्तृत विशेषताएं बताते हैं, जो कि है
योग्य जन्मभूमि का हो, अवगुण रहित हो और कलाओं में दक्ष हो, अर्थशास्त्र और नीति का ज्ञाता हो, वाक्पटु प्रत्युत्तर में देने में सक्षम हो, उत्साहित और प्रभावशाली हो, धैर्यवान हो, सूची मित्रतापूर्ण और स्थिर प्रकृति वाला हो, स्वामी भक्त, सुशील और पूर्वाग्रह रहित हो। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि जिन व्यक्तियों में इन गुणों का आधा या चौथाई हिस्सा भी मौजूद हो वे मध्यम या निम्न श्रेणी के मंत्री माने जा सकते हैं। ये नहीं है कि सब में एक व्यक्ति में सारे गुण मिले, अगर किसी व्यक्ति में इसका आधा चौथाई हिस्सा भी है ना तो वो मध्यम और निम्न श्रेणी के मंत्री माने जा सकते हैं। तो शुक्राचार्य द्वारा अपने जो मंत्री का चयन किया मानते हैं कि मंत्री को किन किन लेवल पे चेक करना चाहिए, तो उनके हिसाब से क्या है, वंश एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए, नैतिक आचरण अच्छा होना चाहिए, शारीरिक सामर्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनका बौद्धिक दक्षता होनी चाहिए, राजा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, नीति और शासन कौशल होना चाहिए। विशेष बात यह है कि शुक्राचार्य का मत जाति निरपेक्ष है। उनके अनुसार यदि कोई शूद्र भी योग्य, कुशल और राजभक्त हो तो वह उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण प्राचीन भारतीय उदार परंपरा को दर्शाता है। महाभारत के शांति पर्व में यह भी उल्लेखित मिलता है कि 3 वर्णों के अतिरिक्त 3 योग्य शूद्रों को भी मंत्री परिषद में स्थान दिया जा सकता है। शुक्राचार्य हैं द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की विशिष्ट योग्यताएं। शुक्राचार्य मंत्री परिषद के प्रमुख पदाधिकारियों की योग्यता और उनके कार्य भी हम इसमें स्पष्ट करेंगे। पहला है पुरोहित और पुरोधा होना चाहिए। वेद, वेदांग, धनुर्वेद, नीति और कर्मकांड का ज्ञाता होना चाहिए। इंद्रिय जयी, लोभ मोह से रहित होना चाहिए। धार्मिक कर्मशील व्यक्ति होना चाहिए। प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना इसका ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। प्रधान समस्त प्रशासनिक कार्यों की व्यापक निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए। सचिव युद्ध मंत्री कैसा होना चाहिए, सेना और सैन्य व्यवस्था में पूर्णतः परिचित हो। मंत्री जो विदेश और परराष्ट्र मंत्री के समान जो विदेश मंत्री है वो क्या बाह्य मामलों और कूटनीति का ज्ञान होना चाहिए। जो क्या है प्रधान न्यायाधीश वो कैसा होना चाहिए, शास्त्र, आचार, न्याय सिद्धांतों का गहरा ज्ञान हो। पंडित कैसा होना चाहिए, धर्म और सदाचार का विशेषज्ञ होना चाहिए। सुमंत्र जो वित्त मंत्री है जो कोष का ध्यान रखे, पैसे का हो, आय व्यय, कोष, व्यवहारिक आर्थिक प्रबंधन में दक्ष हो। अमात्य भूगोल, नगर, ग्राम, वन, भूमि मापन, सार्वजनिक लेखों का जानकार हो। दूत कैसे होने चाहिए, वक्त तुरीय, निर्भीकता, परिस्थिति ज्ञान, 60 गुणे नीति का पारंगत हो। और अगला क्या है, मंत्री और अमात्य 2 भिन्न पद हैं। तो इसमें क्या है, पहले हमने क्या देखा था, जो अमात्य है उसको हम क्या मानते हैं, इक्विवेलेंट टू मंत्री मानते हैं, परंतु इसके अनुसार क्या माना जाता है, जो मंत्री और अमात्य है वो क्या है, सेम नहीं है, 2 भिन्न है। कौटिल्य के अनुसार क्या है, मंत्री और अमात्य दोनों के कर्तव्य अलग अलग थे। मंत्री क्या है, मंत्री परिषद का सदस्य है, राजा का सलाहकार होगा। अमात्य क्या है, प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है पर प्रत्यक्ष परामर्श देने की शक्ति नहीं होती उसके पास। कौटिल्य का मत था कि राजा को योग्य व्यक्तियों को अमात्य तो बना देना चाहिए पर उन्हें तुरंत मंत्री परिषद पर नियुक्त न किया जाए, पहले उनकी परीक्षा की जाए। उनका मानना था कि अमात्य क्या है कि किसी को अधिकारी तो बनाया जा सकता है परंतु उनको डायरेक्ट मंत्री परिषद पर नहीं बिठाया जाता, जैसे उसकी जांच परख करके उसको कुछ टाइम बाद उसको मंत्री बना सकते हैं। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, चुनाव नहीं, राजा का विशेषाधिकार है ये। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति न तो चुनाव द्वारा होती और न ही यह वंशानुगत होती है। ऐसे नहीं क्या भाई उसका बेटा है तो मंत्री बन जाएगा, नहीं। राजा स्वयं उन व्यक्तियों को नियुक्त करता था जिन्हें वह सर्वोपदाशुद्ध यानी सभी प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण मानता था। मतलब राजा के अनुसार जो सही फिट बैठेगा उसी को क्या बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। शुक्राचार्य की महत्वपूर्ण सलाह क्या थी, जो मंत्रियों क्या है स्थायी न बनाया जाए। शुक्र नीति के अनुसार जो बताते हैं किसी भी मंत्री को स्थायी रूप से पद प्रदान नहीं दिया जाए, मतलब स्थायी रूप से कोई पद ना तो, ताकि वह उसका ऐसा ना माने कि उसको अधिकार मान ले। उनकी योग्यता, कार्य कुशलता, चरित्र की समय समय पर परीक्षा होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई हाँ शुरुआत में क्या था, अच्छा इंसान था, चरित्र अच्छा था उसका, उसकी योग्यता अच्छी थी, विश्वास पात्र था, परंतु टाइम के साथ उसको लोभ लालच ना आ गया तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए। यदि प्रमुख अधिकारी अयोग्य सिद्ध हो तो उसके स्थान पर उसके योग्य सहायक को नियुक्त किया जाए। तो मतलब कोई अधिकारी है
वो अयोग्य सिद्ध हो जाए तो उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, उसके योग्य जो हो सहायक को नियुक्त किया जाए। यह विचार आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग के समान है। इसका क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, जो प्राचीन भारतीय राजनीति में मंत्री की योग्यता के लिए बहुत कठोर सूक्ष्म नैतिक मानदंड निर्धारित किए गए थे। कौटिल्य, शुक्राचार्य और अन्य शास्त्रों में मंत्रियों के गुण, कर्तव्य, विशेषज्ञता, नियुक्ति प्रक्रिया का अत्यंत विकसित ढांचा मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मंत्री परिषद को समय समय पर शासन का केंद्रीय स्तंभ भी माना जाता था और योग्य व्यक्तियों का चयन ही सुशासन का आधार माना गया था। तो इसमें क्या है, मंत्रियों की योग्यता क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो भी मंत्री है अलग अलग जो ज्ञानी है उनके हिसाब से अलग अलग मंत्रियों के क्या है लेवल है, उनको चेक करके उनको मंत्री बनाया जा सकता है। किसी का मानना है कि मंत्री के ये लेवल होने चाहिए, कौटिल्य के हिसाब से अलग हैं, शुक्राचार्य के हिसाब से अलग हैं। तो इस प्रकार क्या है, उनके हिसाब से मंत्रियों में ये गुण तो होने चाहिए। उनके हिसाब से क्या है, मंत्री एक राज्य का स्ट्रॉन्ग पिलर है, अगर वो हिला तो शासन हिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्री परिषद के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में जानेंगे। विभिन्न कर्तव्य, प्राचीन आर्यों के मंत्री परिषद विषय पर मत क्या थे। इसमें देखते हैं, प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में मंत्री परिषद को शासन का सर्वोच्च परामर्श निकाय माना गया। यद्यपि राजा का प्रमुख होता है, परंतु वह बिना मंत्री परिषद की अनुमति के सलाह के महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। मनु हो गया, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, कौटिल्य और अन्य धर्मशास्त्रकार स्पष्ट करते कि मंत्री परिषद का क्षेत्र केवल सलाह देने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे राष्ट्र की नीतियों, प्रशासनिक ढांचे, विवाहिक कार्य प्रणाली तथा राज्य के निर्णय का भी मार्गदर्शन करती थी। इसी कारण इसे राष्ट्र परिषद की संज्ञा दी गई। जो मंत्री परिषद है उसको क्या दिया गया, राष्ट्र परिषद। तो हम इसमें यह क्लियर किया गया है कि उनका कार्य केवल सलाह देना नहीं था कि भाई हाँ कुर्सी पर बैठ गए राजा के साथ उन्होंने सलाह दे दी, नहीं, उनका सलाह देना ही काम नहीं, बल्कि पूरे जो राष्ट्र की नीति है ना, जो प्रशासनिक ढांचा है, उनको जो राज्य के निर्णय है उनका भी वो क्या करते थे, मार्गदर्शन करते थे। तो मतलब इसका वाइड एरिया है, ये नहीं है कि भाई संकुचित क्षेत्र है, सलाह दे दी और उनका काम खत्म हो गया, नहीं। मंत्री परिषद का महत्व और अनिवार्यता क्यों है, धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्र में बार बार बल दिया गया है कि बिना मंत्री परिषद की सहमति के कोई भी राजकीय कार्य निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए। तो बिना मंत्री परिषद की सलाह के कोई काम नहीं करना चाहिए, खासकर जो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी काम हो। मनुस्मृति के हिसाब से क्या कहती है कि राजा को छोटे बड़े सभी निर्णय मंत्रियों की सलाह से ही करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य तथा अन्य आचार्यों का भी यह मत है कि मंत्री परिषद राजकाल का सर्वोच्च मार्गदर्शक संस्था है। इससे स्पष्ट है कि परिषद केवल सलाह देने वाली संस्था न और शासन संचालन की प्रमुख इकाई है। तो मतलब क्या है कि ओनली सलाह नहीं देती बल्कि शासन संचालन करती है। और अगला क्या है, परामर्श एवं नीति निर्माण का दायित्व क्या है मंत्री परिषद में, इसका कर्तव्य देखे तो मनु और कौटिल्य दोनों इस बात पर सहमत है कि राजा को पहले प्रत्येक मंत्री से अलग अलग परामर्श लेना चाहिए, उसके बाद सभी मंत्रियों को एक साथ बुलाकर सामूहिक विचार विमर्श करना चाहिए। बृहस्पति का तो यह मत है कि इवन यदि कोई निर्णय पूर्णतः धर्मसम्मत व न्याय संगत हो फिर भी उसे मंत्री परिषद की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह मंत्री परिषद की सर्वोच्चता और नीति निर्धारण में उसकी अनिवार्यता को दर्शाता है। क्या है कि कई बार क्या होता है, कई फैसले ऐसे होते हैं उनको लेना पड़ता है, तो वो क्या है, धर्मसम्मत है और न्याय संगत है, मतलब धर्म के हिसाब से भी सही है और न्याय के हिसाब से भी सही है, फिर भी उसको क्या करना चाहिए, मंत्री परिषद की सलाह लेनी चाहिए। और इससे क्या होगा, जो परिषद की सर्वोच्चता और नीति निर्धारण है उसमें उसका पक्ष चेक हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, और मंत्री परिषद भी खुश रहेगा कि राजा हमसे पूछकर फैसला ले रहा है। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण। तो कई बार राजा क्या है, निरंकुश हो जाता है, तो उस पर जो नियंत्रण है वो कैसे होता है। मंत्री परिषद का मुख्य कर्तव्य क्या था कि राजा की मनमानी पर अंकुश लगाना, उस पर रोक लगानी। अशोक के छठे शिलालेख से स्पष्ट होता है कि परिषद राजकीय नीति आदेशों पर विचार करती थी, आवश्यक होने पर संशोधन का सुझाव भी देती थी। तो जो अशोक के स्तंभ है उनसे क्या पता लगता है हमें, जो राजकीय नीति थी और जो आदेश थे ना वो क्या होते थे, संशोधन और सुझाव के बाद ही पारित किए जाते थे। राजा अंतिम निर्णय करता अवश्य था, परंतु परिषद के सुझावों की अवहेलना करना उचित नहीं माना जाता था। क्या राजा फाइनल जरूर करता था, परंतु किसकी सलाह से, मंत्रियों की सलाह से। ऐसे नहीं है कि भाई बिना मंत्री परिषद के उसने अपने आप लास्ट में फाइनल कर दिया।
जो मौर्यकालीन परंपरा बताती है कि राजा के गलत रास्ते पर जाने पर परिषद को उसे रोकने का अधिकार था। प्रकृति या मंत्री या अमात्य थे, आवश्यकता पड़ने पर राजा का विरोध तक कर सकते थे। कई बार क्या होता है, राजा अहंकार में आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, कई फैसले बिना मंत्री परिषद के गलत रास्ते पे ले लेता है। तो वो क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर राजा का मंत्री परिषद विरोध भी कर सकती है। गुप्तता, मंत्री परिषद का सबसे प्रमुख नियम क्या है? किसी भी चीज़ को गुप्त रखो, ऐसे नहीं है कि बाहर बता दो सभी को। कौटिल्य के अनुसार मंत्रणाओं को अत्यंत गोपनीय रखा जाना आवश्यक था। उन्होंने कहा, मंत्रणा ऐसी जगह हो जहां पक्षी तक न देख सके। उनके हिसाब से क्या था कि राजा और मंत्री बैठे हो, किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, तो वो क्या ऐसी गुप्त जगह होनी चाहिए जहाँ पर कोई उसे सुनने वाला ना हो, मंत्री और केवल राजा। सुख, सारिका, कुत्ते आदि पशु पक्षियों से भी मंत्रभेद होने की आशंका मानी जाती थी। इसी से दीवारों के कान होते हैं जैसी कहावत प्रचलित हुई। तो ये अब जो हम कहावत सुनते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये क्या है, ये वहीं से प्रचलित है कि पशु पक्षी और कुत्ते जो जीव हैं उनसे भी नहीं, उनको भी नहीं सुनाना चाहिए, ऐसी गुप्त जगह मीटिंग होनी चाहिए। मंत्र भेद करने वाले को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। यदि कोई मंत्री बाहर जाके उसको क्या है, उसका भेद करता है, उसकी राज खोलता है, तो उसको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि अत्यंत गुप्त विषयों पर राजा सामूहिक परिषद से नहीं बल्कि एक एक मंत्री से अलग अलग सलाह करें, परामर्श देने वाली बात को उल्टे रूप में प्रस्तुत करें ताकि वास्तविक उद्देश्य का पता न चल सके। मतलब क्या है कि किसी बात को डायरेक्ट न बोलकर इनडायरेक्ट बोलकर उसको पूछे या सलाह ले, ताकि इससे क्या हो, जो परामर्श देने वाले हैं वो क्या है, उल्टे साबित न हो और किसी को भेद का पता ना लगे। जो मंत्री उप समिति है उसके बारे में जानेंगे। विशेष विषयों पर गहन विचार विमर्श के लिए राजा के पास मंत्री परिषद के साथ साथ एक छोटी समिति भी होती थी जिसमें 3-4 प्रमुख मंत्री शामिल होते थे। इसमें क्या है, मंत्रिनयन कहा जाता था, उसको ये नाम दिया जाता था जिसमें 3-4 मंत्री शामिल हो, ये नाम ध्यान रखना। यह समिति संकट की घड़ी में बैठी जाती थी। विशेष परिस्थितियों में अत्यंत गोपनीय विषयों पर राजा को व्यवहारिक मार्गदर्शन देती थी। कौटिल्य का मत था कि मंत्री सिद्धि अकेले संभव नहीं है, अर्थात निर्णय इतना जटिल होता है कि अनुभवी एवं बुद्धिमान मंत्रियों की सहायता आवश्यक है। बहुमत का सिद्धांत, परंतु अंतिम अधिकार राजा के पास। परिषद की परामर्श प्रक्रिया इसी प्रकार थी। तो मतलब क्या है, बहुमत का सिद्धांत था परंतु अंतिम अधिकार किसके पास था, राजा के पास ही था, किसी फैसले लेने का, कानून बनाने का। जिस मत का समर्थन अधिकांश मंत्री करे, राजा सामान्यतः उसी को स्वीकार करता है। मतलब जहाँ बहुमत होगा वहीं उसी को स्वीकार करेगा। परंतु यदि राजा को बहुमत का सुझाव कार्य हितकार न लगे तो उसे वह अपनी इच्छा से निर्णय ले सकता है। कई बार क्या है, बहुमत तो मिल गया पर वो क्या है, बहुत ही कम डिफरेंस है और राजा को वह ठीक न लगे तो वो उस पर अपना फैसला चेंज कर सकता है। अनुपस्थिति मंत्रियों की स्वीकृति पत्र द्वारा मंगाई जा सकती थी। जो अनुपस्थिति थी वो क्या है, मंत्रियों की क्या है, स्वीकृति पत्र द्वारा मंगाई जाना अनिवार्य थी या मंगा सकते थे। कौटिल्य का कहना था कि मंत्री परिषद का क्या काम होता है, अज्ञात विषय को जानना, ज्ञात विषय पर निश्चय, जिस विषय का पता हो उस पर निश्चय करना, जिसका नहीं पता हो उसको जानना, मतभेदों का निवारण करना, नीति को स्थायी रूप देना। इन सब के लिए अत्यंत बुद्धिमत्ता आवश्यक है, जो कि मंत्रियों का गुण है। मंत्र सुरक्षा हेतु विशेष निर्देश। कौटिल्य ने गुप्त योजनाओं के सुरक्षित रहने पर विशेष बल दिया है। मंत्र गणना ग्रह का सुरक्षित होना, राजा का परिषद सदस्यों का संयमित आचरण, बाधक पदार्थों से परहेज होने चाहिए। तो उससे क्या है कि उसके मानना है कि जो मंत्र सुरक्षा है ना, उसके लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, मंत्रणा ग्रह का सुरक्षित होना, राजा और परिषद के सदस्यों का संयमित आचरण होना चाहिए, जो नशा है उससे परहेज होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर गुप्त बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। वे कहते हैं कि यदि कोई योजना कार्यान्वयन से पहले ही बाहर फैल जाए तो उसके दुष्परिणाम राज्य पर पड़ सकते हैं। यदि कोई क्या है, उस पर कानून नहीं बनाया, कोई योजना पारित नहीं गई, उससे पहले उसका बाहर पता लग गया तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, उसका फायदा उठाया जा सकता है। जो परिषद की भूमिका है, राजा की सहायता परंतु स्वतंत्र हस्तक्षेप नहीं। मौर्यकालीन परंपरा में क्या होता था, मंत्री परिषद राजा को सलाह देती थी परंतु प्रशासन की अंतिम जिम्मेवारी राजा की रहती थी। कि मतलब जो लास्ट डिसीजन क्या हुआ, राजा का ही होगा, मंत्री परिषद से सलाह लेते थे मौर्यकालीन के दौरान। यदि राजा कुपथगामी हो जाए तो प्रजा का अहित करने लगे तो मंत्री परिषद और अमात्य उसे रोकने के लिए बाध्य थे। यदि प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा का कोई का महत्वपूर्ण अंग था।
तो मतलब प्राचीन भारतीय राजनीति में क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था इसका, कि ऐसे नहीं कि राजा निरंकुश हो जाए या राजा कुपथगामी हो जाए जिससे प्रजा का नुकसान हो, राज्य का नुकसान हो, तो उसे रोकने के लिए मंत्री परिषद और अमात्य जो उसके मंत्री अधिकारी थे वो उसको रोकने के लिए बाध्य थे। दिव्य अवदान में वर्णित कि अमात्यों ने राधागुप्त के नेतृत्व में अशोक की स्वेच्छाचरित को भी नियंत्रित किया था। उन्होंने ये इसका एक एग्जाम्पल है कि मंत्री ने किसे कैसे रोका था। शुक्र नीति में मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, तो शुक्र नीति में वो मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। केपी जायसवाल और बीके सरकार के अनुसार शुक्र नीति सार में मंत्री परिषद के कार्य संचालन की स्पष्ट और विस्तृत रूपरेखा मिलती है। इसकी प्रक्रियाएं परिषद सदस्य तथा उनके सहायक अपने अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव तैयार करते थे। जो परिषद के सदस्य होते थे उनके सहायक होते थे, वो अपने अपने विभाग से संबंधित काम रखते थे और उनके बारे में क्या प्रस्ताव तैयार रखते थे। राजा सबसे पहले उस प्रस्ताव पर टिप्पणी कर उनकी कमियों को दूर करता था। उसके पश्चात सभी मंत्रियों को उस पर राय ली जाती थी। सभी मंत्री अपनी मुद्रा सहित उस पर हस्ताक्षर करते थे। तो जो मंत्री होता था वो अपनी मुद्रा सहित उस पर हस्ताक्षर करता था। अंत में राजा पुनः समीक्षा कर अंतिम निर्णय देता था। यह प्रक्रिया राज्य में समन्वय, उत्तरदायी और पारदर्शिता सुनिश्चित करती थी। इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष है, इसके कर्तव्य के, मंत्री परिषद के कर्तव्य के बारे में। प्राचीन भारत में मंत्री परिषद केवल सलाहकार संस्था नहीं बल्कि शासन व्यवस्था का मूल आधार थी। नीति निर्माण, परामर्श, गुप्त रक्षा, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण, प्रशासनिक संतुलन और राजकीय कार्यों की समीक्षा, इन सभी क्षेत्रों की उनकी भूमिका क्या थी, अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मनु हो गया, कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, शुक्राचार्य जैसे आचार्यों ने विचार विमर्श जो अपने स्पष्ट करते हैं कि मंत्री परिषद प्राचीन भारतीय शासन का बुद्धि केंद्र थी, जो राजा को योग्य मार्ग पर बनाए रखने के लिए हमेशा सक्रिय रहती थी। तो इस क्वेश्चन का कर्तव्य क्या मानते हैं कि मंत्री परिषद के क्या क्या कर्तव्य थे। उनका काम केवल सलाह देना नहीं बल्कि शासन व्यवस्था पर उसका क्या है, उसको व्यवस्थित करना था। उसके हिसाब से क्या है कि राजा की जो निरंकुशता आ जाए या प्रशासनिक संतुलन में बिगड़ने का कुछ माहौल बने तो उसको सुधारना। तो इसलिए क्या है, इसको क्या माना गया, सभी जो है आचार्य हैं वो क्या मानते थे कि जो मंत्री परिषद था ना वो क्या था, बुद्धि का केंद्र थी, जो राजा की उसके शासन करने में उसकी सहायता करती थी। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।